नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आओ समझे विज्ञान के 15वें पाठ को लेकर के, जिसका नाम है ऊर्जा। बच्चों, हमने कहा था कि इस पाठ को हम 2 भागों में पूरा करेंगे। इसका पहला भाग हम जान चुके हैं और आज हम इसके दूसरे भाग को जानेंगे। पहले भाग में हमने क्या क्या सीखा, आइए एक बार कक्षा को शुरू करने से पहले देख लेते हैं। तो बच्चों, हमने पहले भाग में जाना कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। जी हाँ बच्चों, जो भी हम कार्य करते हैं वह क्यों हम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा होती है। या कोई भी वस्तु जो कार्य करती है वह क्यों होती है, क्योंकि उसमें भी ऊर्जा किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है। वस्तुओं की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा के रूप हैं। जी हाँ बच्चों, हमने पिछली कक्षा में यांत्रिक ऊर्जा के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और जाना था कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसा कि ये नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, यानी कि जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, उसके आकार में, उसकी आकृति में परिवर्तन होता है और तब वहाँ पे किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा संचित होती है वो क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु के गति करने के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसा कि इसमें भी नाम से ही आपको मालूम चल रहा है, गतिज ऊर्जा, यानी कि किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है वो क्या कहलाती है बच्चों? बिल्कुल सही, गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में तथा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसको हमने कई उदाहरणों के द्वारा पहले भाग में जाना है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, यह ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इस कथन को हम आज की कक्षा में और विस्तार से जानेंगे कि ऊर्जा अपने रूप आवश्यकता अनुसार किन किन रूपों में बदलती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा किन किन रूपों में बदलती है। जल विद्युत पावर प्लांट में जल की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पानी यानी कि जल के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, विद्युत बनाते हैं। अब वहाँ पे कौन सी ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है, आइए देखते हैं। बच्चों, ये जल विद्युत पावर प्लांट का एक चित्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी बांध बनते हैं या जब भी पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जल को एक ऊंचाई पर रोका जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जल को एक ऊंचाई पर रोका गया है। जब जल की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, जल को एक ऊंचाई पर हम रोक रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी ऊर्जा आएगी? उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, तो यानी कि वहाँ पे जो ऊर्जा संचित होगी जल के अंदर वो होगी स्थितिज ऊर्जा। जब जल को हम एक स्थिति पे रोक रहे हैं तो वहाँ पे जल के अंदर स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है। जब इस जल को हम इस जल कपाट को जब हम खोलते हैं तो जल क्या हो जाता है? गतिमान हो जाता है, गति के साथ तेजी से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ने अपना रूप परिवर्तित किया है और किस रूप में आया है? गतिज ऊर्जा के रूप में। अब ये जो गतिज ऊर्जा है, ये जो जल की जो गतिज ऊर्जा है वो टरबाइन को बहुत तेजी से हिलाती है, चलाती है, और जिसके द्वारा क्या जनित होती है बच्चों? विद्युत। यानी कि जो जल की यांत्रिक ऊर्जा थी यहाँ पर किस में परिवर्तित हो गई? विद्युत ऊर्जा में। और ये जो विद्युत ऊर्जा का जो निर्माण होता है, इसी विद्युत ऊर्जा के द्वारा हमारे घरों में क्या क्या चीज़ें चलती हैं? पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब और भी जितने भी बिजली के उपकरण होते हैं वो चलने लगते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन की। जैसा कि आप चित्र में भी आपको दिखाया गया है, एक इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इसके द्वारा क्या कार्य होता है बच्चों? बिल्कुल सही, इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु में छेद कर सकते हैं, चाहे वो लोहे की वस्तु हो, लकड़ी की वस्तु हो या हमें दीवार में छेद करना हो, इसके द्वारा कार्य होता है। इनमें कौन सी ऊर्जा कार्य करती है? इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में बच्चों जो ऊर्जा कार्य करती है वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है? ऊष्मीय ऊर्जा में भी होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन होती हैं, ड्रिल मशीन
बिना विद्युत के भी चलने वाली होती हैं और विद्युत से भी चलने वाली होती हैं। तो जो विद्युत वाली इलेक्ट्रिक मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हुई, यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हुई, ऊष्मीय ऊर्जा में। जब कभी भी आपने अगर महसूस किया हो या देखा हो, जब कभी भी किसी भी स्थान पे छेद किया जाता है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा, तो वह स्थान थोड़ा गर्म हो जाता है। वो गर्म क्यों हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन की यांत्रिक ऊर्जा थी वह परिवर्तित हो गई ऊष्मीय ऊर्जा में। तो देखा बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा ने किस प्रकार से आवश्यकता के अनुसार अपने रूपों को बदला, अलग अलग ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा किन किन रूपों में परिवर्तित होती है। ऊष्मा भी एक ऊर्जा का रूप है। क्यों है, क्योंकि ऊष्मा के द्वारा भी कार्य होता है, और आप तो जानते हैं कि जहाँ पर भी कार्य हो रहा है किसी भी प्रकार का, वहाँ पर ऊर्जा किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान होती है। अब किसी भी प्रकार का आप इंजन ले लीजिए, चाहे वह स्टीम इंजन हो यानी कि भाप का इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो या डीजल का इंजन हो, इन सभी में प्रयुक्त होने वाले जो ईंधन हैं, यानी कि चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल हो या डीजल हो, ये सभी जब जलते हैं, इनका जब दहन होता है, तो वहाँ पर कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है, बिल्कुल वहाँ पर विद्यमान होती है ऊष्मीय ऊर्जा। और जब ये ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो हमारे विभिन्न प्रकार के जो वाहन होते हैं, चाहे वो रेलगाड़ी हो, चाहे वो पेट्रोल इंजन की गाड़ी हो या डीजल इंजन की गाड़ी हो, वो सभी गतिमान हो जाते हैं। जैसा कि आपने को याद हो, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा कि जेम्स वॉन्ड ने जब भाप के इंजन का आविष्कार किस बिना पे किया था, उन्होंने भी देखा था कि भाप के अंदर शक्ति है कार्य करने की, यानी कि ऊर्जा है। उन्होंने क्या देखा था कि जो पानी से भरी हुई केतली थी, जो गैस पे रखी हुई थी, जब पानी उबल रहा था तो उसमें क्या बनी हुई बच्चों, भाप बनी। और वो जो भाप थी वो क्या कर रही थी, केतली के ढक्कन को इधर उधर हिला रही थी, तो यानी कि वह कार्य कर रही थी। तो जहाँ भी कार्य होता है वहाँ पे ऊर्जा होती है। अब जब ऊष्मा ने कार्य किया तो ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या हुई बच्चों, ऊर्जा हुई। और इस प्रकार से हमने देखा कि ऊष्मीय ऊर्जा भी विभिन्न विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती है और कार्य को पूरा करती है। जब भी कोई भी वस्तु जलती है या दहन होती है, वहाँ पे क्या विद्यमान होती है बच्चों, ऊष्मा, ऊर्जा के रूप में। अब बात करते हैं ध्वनि ऊर्जा की। ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे, कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब ध्वनि बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज होती है, तो क्या होता है, हमारे घरों के या कहीं के भी शीशे के जो दरवाजे होते हैं, वो खिड़कियां होती हैं, वो चटक जाती हैं। वो क्यों होती हैं, क्योंकि ध्वनि भी ऊर्जा है। ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप है। लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। जी हाँ बच्चों, जो लाउड स्पीकर आप और हम सुनते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमें ध्वनि बहुत तीव्र सुनाई देती है और बहुत दूर तक उसकी आवाज़ जाती है। वो कैसे कार्य करती है, तो वो ऐसे होता है कि जब जो ध्वनि ऊर्जा होती है वो जो लाउड स्पीकर की जो विद्युत ऊर्जा होती है, क्योंकि लाउड स्पीकर कैसे कार्य करता है, विद्युत के द्वारा ही कार्य होता है, तो लाउड स्पीकर की जो विद्युत ऊर्जा होती है वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। माइक्रोफोन के सामने बोलने पर ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। अब जो माइक होता है, जो माइक का प्रयोग आप और हम कभी ना कभी करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है बच्चों, हम बोलते हैं और हमारी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है और तीव्र होती है। तो वहाँ पे माइक के द्वारा क्या होता है, जो हमारी ध्वनि ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके द्वारा हमें ध्वनि तीव्र और दूर तक सुनाई देती है। अब बात करते हैं प्रकाश ऊर्जा की। बच्चों, प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही, सूर्य। जो प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है हमारे जीवन में वो है सूर्य, और सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी कहलाता है।
ये प्राकृतिक स्रोत है और कभी न खत्म होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। इसीलिए बच्चों हमें प्रयास करना चाहिए कि सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसका हम विभिन्न प्रकार से अपने लिए अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकें। तो आइए देखते हैं कि सूर्य से प्राप्त होने वाली जो प्रकाश ऊर्जा है वो किस प्रकार से अपने रूपों को परिवर्तित करती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आप चित्र में भी देख रहे हैं कि सूर्य के द्वारा प्रकाश ऊर्जा पौधों को मिल रही है और पौधे बच्चों क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस क्रिया में उन्हें प्रकाश की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकाश के बिना तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव ही नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रकाश की ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हुई, रासायनिक ऊर्जा में। यही कारण है कि जो भी खाद्य वस्तुएं हम खाते हैं या जो भी वस्तुएं हमें पौधों से प्राप्त होती हैं उन सभी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्यमान होती है। फोटोग्राफिक प्लेट में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। बच्चों आज का जो समय है वो डिजिटल कैमरों का है, लेकिन आज से कुछ समय पूर्व जब डिजिटल कैमरे उपलब्ध नहीं थे तब कैमरों में जो रील होया करती थी या जो कैमरों की जो फोटोग्राफिक प्लेट होती थी वो अगर प्रकाश के संपर्क में आती थी तो ख़राब हो जाती थी। वो क्यों होता था, क्योंकि जो उसकी जो फोटोग्राफिक प्लेट है या जो रील है वो क्या होती थी, जो उसके प्रकाश ऊर्जा पड़ने के कारण जो उसकी ऊर्जा थी वो किस में परिवर्तित हो जाती थी, रासायनिक ऊर्जा में। यही कारण था कि पहले जो कैमरों की रील थी उनको जो डेवलप किया जाता था वो एक डार्क रूम में किया जाता था, यानी कि उस पर प्रकाश ना पड़े। इसके बारे में आप अपने घरों में किसी बड़े से भी चर्चा कीजिएगा जिन्होंने ब्लैक एंड वाइट कैमरों को या पहले के कैमरों को देखा होगा, तो वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उन्हें प्रकाश से बचाया जाता था। या जो कैमरे की रील थी उन्हें बिल्कुल बंद डिब्बों में रखा जाता था जहाँ पे प्रकाश ना पड़ सके। फोटो इलेक्ट्रिक सेल यानी कि सोलर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बच्चों आप और हम आज सोलर सेल से बहुत अच्छे से परिचित हैं। सोलर सेल क्या होता है, इसमें जो सूर्य से मिलने वाली प्रकाश ऊर्जा होती है वो परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में, और उस विद्युत ऊर्जा के द्वारा आपके और हमारे घरों के बहुत से उपकरण चलने लगते हैं। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सोलर सेल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो सोलर सेल होता है वो कैसे कार्य करता है, सूर्य की ऊर्जा के द्वारा, और सूर्य जो होता है बच्चों वो ऊर्जा का असीमित भंडार है। अब बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की। जी हाँ बच्चों, विद्युत भी जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है जो आपके घरों में और हमारे घरों में जो आ रही है वो भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। क्यों? क्योंकि जब भी आप अपने घरों के स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है बच्चों, पंखे चलने लगते हैं, लाइट चलने लगती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, और जहाँ भी कार्य होता है वहाँ ऊर्जा किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान होती है। इलेक्ट्रिसिटी का किस में चेंज होना बच्चों, प्रकाश ऊर्जा के रूप में, लाइट के रूप में परिवर्तित होना। वो कब होता है, जब हम बल्ब, ट्यूबलाइट आदि इन सभी को चलाते हैं। तो इन सब को जब हम चलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण पहले ऊष्मा में होता है और फिर प्रकाश के रूप में होता है। यही कारण है कि जो बल्ब होता है जब हम जलाते हैं तो वो थोड़ा गर्म भी हो जाता है। वो गर्म क्यों होता है, क्योंकि जो विद्युत ऊर्जा थी वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हुई और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हुई। इलेक्ट्रिक केतली या विद्युत जो केतली होती है, आजकल आपने देखा होगा कि आपकी और हमारे रसोई घर में ऐसे बहुत से उपकरण आ गए हैं जो कि विद्युत के द्वारा चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा जो होती है अपने रूपों को बदलती है और ये जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं उन्हें चलाती है। हीटर और विद्युत केतली में क्या होता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण विद्युत केतली में रखा हुआ पदार्थ चाहे वो दूध हो या पानी हो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब बात करते हैं पंखे की।
जब हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, पंखे का स्विच ऑन करते हैं और ठंडी ठंडी हवा हमें मिलने लगती है। वो क्यों होता है? वो ऐसे होता है बच्चों कि उसमें क्या होता है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है वो परिवर्तित हो जाती है यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में। विद्युत मोटर, पंखे, ग्राइंडर आदि में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। जितने भी विद्युत इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं, जितने भी प्रकार के उपकरण होते हैं जो कि विद्युत के द्वारा चलते हैं, उनमें अधिकांशता में यही होता है कि विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और हमारी जो मशीनें होती हैं वो चलने लगती हैं, कार्य करने लगती हैं। अब बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा की। रासायनिक ऊर्जा भी आवश्यकता के अनुसार अपने रूप को बदलती है। अब रासायनिक ऊर्जा कहाँ कहाँ विद्यमान होती है बच्चों? किसी वस्तु को जलाने पर रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। कोई भी वस्तु जब हम जलाते हैं, किसी भी वस्तु को, चाहे वह कागज हो, लकड़ी हो, कोयला हो, मोमबत्ती हो या अन्य कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। और जब हम इसे जलाते हैं, किसी भी वस्तु को जलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? प्रकाश और ऊष्मा। तो यानी कि किसी भी वस्तु के जलने पर जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो किस में परिवर्तित हो गई? प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में। एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे मोमबत्ती का जलना हमने बताया है कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है? जलती हुई मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में हो जाता है। प्राथमिक विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो भी बैटरीज हम प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम विभिन्न उपकरणों को चलाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब बात करते हैं पटाखों की। पटाखों के छुड़ाने में रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। लेकिन बच्चों, आपको मैं बता दूं कि जो पटाखे होते हैं उनको जलाना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वो हमारे वातावरण को दूषित करता है, पर्यावरण के प्रदूषण को और बढ़ाता है। इसलिए पटाखे ना जलाइए। तो पटाखों को जलाने में क्या हुआ बच्चों? जो उसके अंदर की जो रासायनिक ऊर्जा थी वो किस में परिवर्तित हुई? ऊष्मीय ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में। जिन पटाखों में ध्वनि होती है वहाँ पे वह ध्वनि ऊर्जा में भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये तो बच्चों हमने जाना ऊर्जा के रूपों को, किन किन प्रकार की ऊर्जा हमारे आसपास विद्यमान है और वह आवश्यकता के अनुसार किन किन रूपों में परिवर्तित हो जाती है। इनके अलावा भी ऊर्जा के कुछ रूप हैं जो कि परिवर्तित होते हैं। साइकिल चलाने में पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। जी हाँ बच्चों, जब साइकिल आप चलाते हो तो वह कैसे कार्य करती है? जो हमारे शरीर की जो पेशीय ऊर्जा होती है, जो हमारे मसल्स की जो एनर्जी होती है, वो किस में रूपांतरित हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में, जिसके द्वारा आपकी साइकिल गतिमान हो जाती है और वह गति करने के आगे बढ़ जाती है। तो अब जब भी साइकिल को चलाइएगा, जब भी साइकिल को उठाइएगा, तो यह ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वह किस में रूपांतरित हुई? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत चुंबक में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण चुंबकीय ऊर्जा में होता है। जो विद्युत चुंबक होता है उसमें क्या होता है बच्चों? विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? चुंबकीय ऊर्जा में। जब इलेक्ट्रिक जनरेटर कार्य करता है तो यांत्रिक ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा से पारस्परिक क्रिया करती है तथा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। जब भी कभी भी आप जनरेटर को चलते हुए देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब जनरेटर चलता है तो घरों के या जहाँ पे भी जनरेटर चलाया जा रहा है उस जगह के सभी उपकरण चलने लगते हैं। तो वहाँ पर कौन सी ऊर्जा कार्य कर रही है? जो जनरेटर की ऊर्जा है वह यांत्रिक ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा ये परस्पर क्रिया करके किस में परिवर्तित हो जाते हैं? विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा के द्वारा ही
घरों के या जिस जगह पे जनरेटर लगाया गया है वहाँ के सभी उपकरण, चाहे वो लाइट हो, पंखे हो, कूलर हो, सभी चीज़ें चलने लगती हैं। विस्फोटक युक्ति जैसे बम आदि में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। जैसा कि हमने पटाखों में भी देखा था, उसमें भी यही था कि रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हुई थी बच्चों? जी हाँ, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में, और अगर ध्वनि है तो ध्वनि ऊर्जा में भी। उसी प्रकार से जो भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनके भी जलने पर हमें दिखने को मिलता है कि रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हुई? ऊष्मीय ऊर्जा में और प्रकाश की ऊर्जा में। तो ये बच्चों हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं सब में ऊर्जा किसी न किसी रूप में विद्यमान हो, चाहे वो रासायनिक ऊर्जा हो, ऊष्मीय ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा हो या हमारे शरीर की अपनी ऊर्जा हो। ये सभी ऊर्जा सिर्फ अपने रूपों को बदलती है, ये नष्ट नहीं होती हैं। परंतु इस ऊर्जा के रूपांतरण में ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूपों में बदल जाता है जिसका हमें उस वक्त उपयोग नहीं होता है, और बच्चों यही कहलाती है ऊर्जा की क्षति। जैसे जब विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? जब हम बल्ब को जलाते हैं या हम किसी भी वस्तु को जलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, हमें सिर्फ प्रकाश चाहिए होता है। तो हमारी जो आवश्यकता है वो क्या है कि विद्युत ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, परंतु ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है और प्रकाश ऊर्जा में। तो क्या यहाँ पर हमें ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। हमें क्या चाहिए था? प्रकाश। तो हमारी जो आवश्यकता थी वो ये थी कि जो विद्युत ऊर्जा थी वो पूर्ण रूप से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, तो हमें क्या होता? ज़्यादा लाभ होता। परंतु ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जो विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में भी परिवर्तित होता है और प्रकाश ऊर्जा में भी परिवर्तित हो। तो यहाँ पे जो ये ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन है यही कहलाता है बच्चों ऊर्जा की क्षति। जब एक प्रकार की ऊर्जा का किसी अन्य रूप में रूपांतरण होता है, यानी कि ऊर्जा जब अपने रूप को बदल रही है आवश्यकता के अनुसार, तब ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिसका उस समय उस स्थान पर कोई लाभ नहीं होता है। जैसा देखा आपने कि जब विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा था बल्ब को जलाने के लिए, तो उस समय हमें इस ऊष्मा का, इस ऊष्मीय ऊर्जा का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। बच्चों यही जो है इसी को हम कहते हैं ऊर्जा की क्षति। जब ऊर्जा का रूपांतरण ऐसे ऊर्जा के रूप में हो जिसका उस वक्त हमें कोई लाभ ना प्राप्त हो, यही कहलाता है ऊर्जा की क्षति। एक और उदाहरण देखते हैं। जब हम साइकिल को चलाते हैं तो क्या होता है बच्चों? पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती, यानी कि जो हम पैडल को घुमा रहे हैं तो वो कैसे कार्य कर रही है? यांत्रिक ऊर्जा में। और जब हमारा जो पहिया गतिमान होता है, और आप जानते हैं कि जहाँ पे भी गति होती है वहाँ पे कौन सी ऊर्जा होती है बच्चों? गतिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हुई? गतिज ऊर्जा में। लेकिन गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा भी किस में भी बदलता है बच्चों? ऊष्मीय ऊर्जा में। क्यों? घर्षण के कारण। बहुत सी मशीनों में घर्षण के कारण ऊष्मीय ऊर्जा अपना रूप, जो भी ऊर्जा का रूप होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसका उस वक्त हमें कोई लाभ नहीं होता है। यहाँ तक कि इस घर्षण के कारण जो ऊष्मीय ऊर्जा का रूप होता है वह हमारे लिए हानिकारक होता है, विभिन्न प्रकार की मशीनों के लिए हानि पहुँचाता है। यही बच्चों कहलाती है ऊर्जा की क्षति। अब ऊर्जा की क्षति किन किन कारणों के कारण होता है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, आइए जानते हैं। पहला देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में क्षति का कारण क्या होता है बच्चों? घर्षण। जो भी मशीनें हैं या हम जब साइकिल चला रहे हैं या मोटरें चल रही हैं उनमें घर्षण के कारण जो ऊर्जा का रूप ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है वही कहलाता है ऊर्जा की यहाँ पे क्षति। इसको कैसे दूर कर सकते हैं? मशीनों में ऊर्जा की क्षति द्वारा होने वाली खराबी से बचाव हेतु
मशीनों में नियमित रूप से स्नेहक या ग्रीस लगा करके हम मशीनों का घर्षण कम कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, विद्युत ऊर्जा के क्षति का कारण प्रयुक्त युक्ति की दक्षता होती है। जैसा कि आपको याद हो कि आज से कुछ समय पूर्व तक हमारे घरों में 100 वाट के बल्ब जलते थे। इसमें विद्युत ऊर्जा ज़्यादा लगती थी और रोशनी हमें कम मिलती थी, परंतु आज हमारे घरों में एलईडी, सीएफएल इस तरह के बल्ब जलते हैं जिसमें कि विद्युत ऊर्जा कम लगती है और प्रकाश ऊर्जा हमें ज़्यादा मिलती है। तो यानी कि विभिन्न प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करके हम ऊर्जा की क्षति को कम कर सकते हैं। आजकल बाज़ार में जो भी विद्युत के उपकरण आ रहे हैं, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, पंखे हों, इन सभी में ऊर्जा पहले के तुलना में कम प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार से हम विद्युत ऊर्जा को बचा सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा एवं ध्वनि ऊर्जा की क्षति का कारण संचरित माध्यम द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है। यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा है और ध्वनि ऊर्जा है, इनकी जो क्षति होती है वो किस कारण से होती है? उनके माध्यम के कारण होती है। इन्हें भी हम कम कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। ध्वनि ऊर्जा की क्षति को कम करने के लिए उपयुक्त परावर्तक तल तथा अनावशोषक पदार्थ का उपयोग किया जाता है और प्रकाश ऊर्जा की क्षति को कम करने के लिए उपयुक्त माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होना चाहिए। इस प्रकार से हम ऊर्जा की क्षति को कम कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं ऊर्जा को और किन किन प्रकार से हम ऊर्जा की क्षति को रोक सकते हैं या उनके कुछ न्याय संगत प्रयोगों को देखते हैं। पहला, ज़रूरत ना होने पर उपकरण बंद कर देने चाहिए। बिल्कुल बच्चों, आपके घरों के जो भी उपकरण चल रहे हों और उनका प्रयोग ना हो रहा हो, उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए, चाहे वो पंखे हों, बल्ब हों, टीवी हों या अन्य कोई भी विद्युत उपकरण हो। अगर आपका प्रयोग नहीं है तो उन्हें बंद कर दीजिए। दूसरा, प्राकृतिक ऊर्जा का लाभ उठाइए। जैसा कि हमने बताया कि सूर्य जो है प्राकृतिक ऊर्जा का भंडार है, तो ऐसी युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे हमें अधिक से अधिक लाभ हो और सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग हम अधिक से अधिक कर सकें। कम दूरी के लिए पेट्रोल, डीजल चलित वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जी हाँ बच्चों, अगर हमें थोड़ी दूर के लिए जाना है तो पेट्रोल और डीजल जैसे जिनका प्रयोग ऐसे वाहनों में होता है, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें कम दूरी के लिए या तो हम पैदल अगर जा सकते हैं तो पैदल जाएं या साइकिल का प्रयोग करें। ऐसे में हम पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का बचाव कर सकते हैं। सजावट में विद्युत का उपयोग कम से कम करना चाहिए। जी हाँ बच्चों, हमें सजावट अवश्य करनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ों से करनी चाहिए जिसमें विद्युत का प्रयोग कम से कम हो। आप अपने घरों को प्राकृतिक रूप से भी रोशन कर सकते हैं, प्राकृतिक दिए भी जला करके उनकी में रोशनी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा का बचाव कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारे आसपास चारों तरफ ऊर्जा किसी न किसी रूप में विद्यमान है और वह आवश्यकता के अनुसार अपने रूपों को बदलती रहती है। ऊर्जा की क्षति को भी हम विभिन्न प्रकार से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन प्रश्नों को आज की कक्षा को आप सुनने और समझने के बाद स्वयं हल करने में सक्षम होंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं और आज का हमारा जो ज्ञान है वो है बिजली की बचत, बिजली की बढ़त। जी हाँ बच्चों, आप जितनी बिजली को बचाएंगे आपको उतनी ही अधिक बिजली प्राप्त होगी। तो इसी के साथ बच्चों, आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।